औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 220 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 221 मुलाहिज़ा फरमाए। बाज़ एहतियात पसंदों को तो हमने ऐसे हाल में रहते देखा है। पीरदानिश मुस्कुराते हुए बोला, उनका मामला शायद ये होता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। पीर साहब, रहीम गुल की संजीदगी में कोई फ़र्क ना आया। मुझे हराम की कमाई से महल बनाकर रहने का कोई शौक नहीं है, बल्कि किसी भी किस्म की कमाई से महल बनाकर रहने का कोई शौक नहीं है। शान व शौकत, बड़े बड़े बंगले, पुरतईश गाड़ियां छोड़कर मरने के लिए बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, ये चीज़ें मेरा मसला नहीं है। मैं किसी भी जगह किसी भी हाल में खुश रह सकता हूँ और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी इंसान के यहाँ होती है। उसने सीने पर दिल के मकाम पर हाथ मारा, फिर चारों तरफ इशारा करते हुए बोला, जिंदगी शानदार मकानों, आलीशान फर्नीचर और बेश कीमत कालीनों में नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप मुझे यही बताने के लिए यहाँ आए हैं? पीर ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में पूछा, लेकिन उसके लहजे में खुद ब खुद एक हल्का सा तीखापन आ गया था। नहीं, रहीम गुल ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये बातें तो अनगिनत लोग बताकर जा चुके हैं। लोगों ने अब इन पर कान धरना छोड़ दिया है, हत्ता कि आप जैसे पीरों ने भी। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? पीरदानिश के होंठों पर मुस्कुराहट और लहजे में मुलायमत बरकरार थी। बता देंगे, ऐसी जल्दी भी क्या है? रहीम गुल मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने घड़ी देखी। मेरा अंदाजा था कि पुलिस वाले अब तक बंगले को घेरे में ले चुके होंगे। तहम रहीम गुल अब भी असल बात जुबान पर लाए बगैर बोला, आप मुझे ऐसे आदमी से मिलकर काफी बदमजा हुए होंगे। नहीं, पीरदानिश ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जिससे मिलकर बदमजा होता हूँ उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता हूँ। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि आप हजरात क्या पीना पसंद करेंगे? मेरे यहाँ हर ज़ौक़ के आदमी को पीने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। दुनिया की नफीस तरीन शराबों से लेकर ताज़ा दही की लस्सी तक बिला तकल्लुफ़ बताइए, आप में से कौन क्या पीना पसंद करेगा? फिर उसने अपनी कलाई पर जगमगाती घड़ी को एक नज़र देखा। ठीक 1 बजे खाना लगा दिया जाएगा। उसने सवालिया नज़रों से भारी भारी हम चारों की तरफ देखा। उसके दोनों आदमी बैठे नहीं थे, वह हाथ बांधे उसके पीछे बुत बने खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था। मैं तारीक चश्मे की ओर से उन दोनों पर और पीरदानिश पर मुसलसल नजर रखे हुए था। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके दोनों आदमी किस किस्म के मखलूक थे। आया वो उस किस्म के आम खादिम थे या दर हकीकत वो उसके बॉडीगार्ड थे। उनके पास कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। उनके लिबासों में ज्यादा से ज्यादा कोई रिवाल्वर या पिस्टल मख्फी हो सकता था। वो बॉडीगार्ड होने के अहल भी दिखाई नहीं देते थे। खुसूसन उनमें से शलवार कमीज वाला तो बिल्कुल ही चुगत दिखाई देता था। लेकिन उन दोनों का मुस्तकिल सर पर सवार रहना समझ में नहीं आ रहा था। रहीम गुल एक तवील सांस लेकर बोला, पीर साहब, शराब तो हम चारों में से कोई नहीं पीता। पीर उसकी बात काटते हुए बोला, भाई, इस मामले में शर्माने और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं। इस घर की कहानियां बाहर नहीं जाती। ये घर नहीं, एक समंदर है, और समंदर भी ऐसा जिसमें गोताखोरों का दाखिला बिल्कुल बंद है। मुझे यकीन है। रहीम गुल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन हम महज एहतियातन परहेजगार नजर आने की कोशिश नहीं कर रहे। हम में से वाकई कोई भी पीने पिलाने का शौकीन नहीं। दूसरे बेजर किस्म के मशरूबात से शुगर हो सकता था और खाना भी खाया जा सकता था, लेकिन अफसोस कि इस वक्त हम आपकी इस पेशकश से भी इस्तेफादा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? पीर ने हैरत से पूछा। अब देखे ना, ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपके साथ बैठकर अच्छे मफरूक किस्म के मशरूबात पिएं, फिर आपके साथ बैठकर अच्छे खाने खाएं और उसके बाद आपको गिरफ्तार करके चलते। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरा सकूत छा गया। मुस्कुराहट पीरदानिश के होंठों पर गोया मुंजमंद हो गई थी। उसके बाद वो बोला तो उसके होंठों ने गोया हरकत ही नहीं की। आपने लफ्ज़ गिरफ्तार इस्तेमाल किया रहीम गुल साहब? उसके लहजे में बला की मुलायमत थी। जी हाँ पीर साहब, रहीम गुल ने नहायत मोहतमाना लहजे में जवाब दिया। मैं बड़े अफसोस के साथ आपको इतला दे रहा हूँ कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वो पीर दानिश को उसकी किसी अजीज हस्ती के इंतकाल की इतला दे रहा हो। पीर दानिश ने फिर एक गूंजता हुआ कहका लगाया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, अपनी संजीदगी बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। वो मजाक बड़ा दिलचस्प होता है जो नहायत संजीदगी से किया जाए। रहीम गुल ने कुछ इस तरह सारी लाया जैसे उस बयान से उसे दिली सदमा पहुंचा हो। फिर वो मखमूम लहजे में बोला, ये कोई नई बात नहीं। जब भी किसी फराउन सिर्फ शख्सियत का अंजाम उसके सामने आता है तो उसे यकीन नहीं आता। बहुत देर तक वो उसे मजाक ही समझता रहता है, खसूसन उस वक्त तक तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता जब अंजाम अचानक और उसके अरूज के तौर में सामने आ जाए। इंस्पेक्टर रहीम गुल, पीर दानिश के लहजे में बला की सर्द महरी दर आई। मैं मजाक को सिर्फ एक हद तक पसंद करता हूँ। जिस किस्म के अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने बारे में, इस किस्म के अल्फाज मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करता। वो आपसे तुम पर आ गया था। पीर साहब, आप तो मजाक को एक हद तक बर्दाश्त करने की बात कर रहे हैं। मैं तो आप जैसे लोगों से मजाक करना भी सिरे से पसंद नहीं करता। रहीम गुल के लहजे में अब भी मुलायमत थी और वो उसे आप ही कहकर मुखातिब कर रहा था। पीर दानिश ने धीरे धीरे
यूं नफी में सर हिलाया, गोया वो कोई नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा हो। सरसराती सी आवाज में बोला, नहीं 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 रहीम गुल, तुम किसी न किसी तरह मुझे यकीन जरूर दिलाओ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। एक ही तरीका हो सकता है कि मुड़कर आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दूं, और ये मैं करना नहीं चाहता। रहीम गुल पुरस्कून लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ अपना हायत पुरस्कून और बाइज्जत अंदाज में उठकर मेरे साथ चलें, ताकि किसी के भी सामने तमाशा बनने से बच सकें। यानी तुम मुझे तमाशा बनाओगे। पीर दानिश को जैसे अब भी अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक इंस्पेक्टर होकर तुम्हारी जुर्रात और तुम्हारा हौसला काबिल दाद है रहीम गुल। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह दाद दूं। आप मुझे दाद न दें, उठकर मेरे साथ चलें। रहीम गुल के लहजे में मुलायमत बरकरार थी। कमरे की फिजा में जबरदस्त तनाव आ गया था। हम चारों के हाथ अपनी अपनी गन्नों के दस्तों पर थे। पीर दानिश के हक में खड़े हुए दोनों अफराद अब भी खाली खाली नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। वो गोया कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुन ही नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उनके सपाट चेहरों की वजह से उनके बारे में कदरे मोहतात था। मेरे ख्याल में उस किस्म के लोग उनसे ज्यादा खतरनाक होते थे जो गरजते बरसते नजर आते थे। पीर दानिश पर यकदम ही जैसे कोई दोहरा पड़ गया। उसकी मुठियां भिज गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, बाजू से मामूली सा कप भी बहने लगा और वो गुस्से से जरा कांपने लगा। उसे यकीनन जलाल में आने की बड़ी मश्क थी। यकलक थी उसकी आवाज भी गोया पतल गई। गूंजदार आवाज में और गजबनाक अंदाज में बोला, पुलिस फोर्स में और कोई नहीं रह गया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए। सब मर गए थे क्या? आईजी, डीआईजी से कम ओहदे के किसी आदमी के तो साथ चलना भी मेरी तौहीन है। चह जेके एक इंस्पेक्टर, एक एसएचओ मुझे गिरफ्तार करने आ जाए। रहीम गुल, तुम्हारा दिमाग यकीनन उलट गया है। ऐन मुमकिन है, रहीम गुल ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके सबर सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। बाज़ औक़ात इंसान का दिमाग उलटता है तो अच्छा या बुरा, लेकिन कोई बड़ा काम अंजाम दे जाता है। ऐन मुमकिन है मुझसे कोई बड़ी नेकी सरजद होने वाली हो, इसलिए तुम्हें यूं महसूस हो रहा हो कि मेरा दिमाग उलट गया है। बहरहाल अब ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? आराम और सुकून से गिरफ्तारी दे दोगे या हंगामा बर्पा करके अपने लिए दुश्वारियों में इजाफा करोगे? अब रहीम गुल भी आपसे तुम पर आ गया था और उसके लहजे में सख्ती भी आ चली थी। वो बड़े तहम्मुल और समझदारी से सूरत हाल से निमट रहा था। उसकी खुद एतमादी देख कर मेरा दिल बाग बाग हो रहा था। इस जैसे पुलिस अफीसर अगर हमारे साथ कुछ ज्यादा तादाद में होते तो वाकई मुआशरे में इनकलाब ला सकते थे। पीर दानिश के जलाल में आ जाने से यकीनन कोई अच्छा भला बड़ा पुलिस अफीसर भी नर्वस हो सकता था, लेकिन रहीम गुल ना तो नर्वस हुआ था और ना ही हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार होकर उसने जवाबी इस्ताल दिखाने की कोशिश की थी। बाज घाग मुजरमों की ये भी एक चाल होती थी। वो पुलिस अफीसर को किसी न किसी तरह इस्तेहाल दिलाते थे और वो इस्तेहाल में कोई ऐसी हरकत कर गुजरता था जो बाद में उसके लिए दुश्वारियों का सबब बन जाती थी। एक आइडियल पुलिस अफीसर का सिर्फ न डर, बेखौफ और दयानतदार होना ही जरूरी नहीं था, उसका दिमाग ठंडा रहना भी इतना ही जरूरी था और उसके बावजूद उसे बारोब भी दिखाई देना चाहिए था। गजबनाक नजर आना अलग बात थी और बारोब नजर आना अलग बात। पीर दानिश के लहजे में फिर यकलक तब्दीली आई। वो तुरहम अमेज लहजे में बोला, रहीम गुल, लगता यही है कि तुम्हें ना तो अपनी जिंदगी अजीज है और ना ही अपनी नौकरी। नहीं, मुझे वाकई दोनों चीजें अजीज नहीं। रहीम गुल ने तस्लीम किया, दोनों ही चीजें किसी की दी हुई हैं, अगर वो वापस ले ले तो शिकवा कैसा? पीर दानिश ने कुछ इस तरह ये आवाजें निकाली जैसे कोई कीड़ा नहायत थी काबिल रहम हालत में उसके सामने रेंग रहा हो। फिर उसने गर्दन जरा सी घुमाकर पीछे देखा और शलवार कमीज वाले बुत को मुखातिब किया। टेलीफोन मिलाओ, कमिश्नर साहब से मेरी बात करवाओ। बुत तेजी से हरकत में आया। उसने कोने में रखी हुई खूबसूरत तपाई पर से एक खूबसूरत कार्डलेस सेट उठाया और उस पर जल्दी जल्दी नंबर पंच किया। उस दौरान उसकी नजर एक लम्हे के लिए भी हम पर से नहीं हटी। नंबर पंच करके उसने फोन कान से लगाया। उसके चेहरे पर जरा उलझन के आसार नजर आए। फोन कान से हटाकर उसने दोबारा नंबर पंच किया। इस बार भी नंबर मिलाने की कोशिश नाकाम रही। तब उसे डायल टून सुनने का ख्याल आया और आखिरकार वो मायूसी और हैरत से बोला, सही फोन तो डेड पड़ा है। इतनी देर में पहली मर्तबा मैंने उसकी आवाज़ सुनी और वरना मुझे उस पर और उसके करीब खड़े सूटेड बूटेड शख्स पर गूंगा होने का गुमान हो रहा था। ये डेड पड़ा है तो क्या हुआ? दूसरा मिलाओ। पीर दानिश करचा। दूसरा फोन मिलाने के लिए दूसरा शख्स दूसरे कोने की तरफ लपका। उस कोने में तपाई पर तार वाला टेलीफोन सेट रखा था। सूटेड बूटेड शख्स ने जरा तहम्मुल से रिसीवर उठाकर पहले डायल ट्यून सुनने की कोशिश की। नजर उसकी भी हम पर ही रही थी। उसने 2-3 मरतबा फोन को खटकाया। आखिर वो भी रिसीवर को क्रैडल पर रखते हुए पुरस्कून और गुंजली आवाज में बोला, साईं ये फोन भी डेड पड़ा है। न जाने क्यों इस बार पीर दानिश ने बरहम होने की बजाय बुलंद अहंग कहका लगाया। कमबख्त गिरगिट की तरह हर पल रंग बदल रहा था। उसे गोया इस इतला से महजूज होते हुए रहीम गुल की तरफ देखकर तो फहमी अंदाज में सरी लाया और बड़े खुशगवार लहजे में बोला, मैं समझ गया, हमारे चारों टेलीफोन डेड होंगे। रहीम गुल नाम का ये छोकरा काफी स्मार्ट है बाबा, लगता है काफी तैयारी से आया। खैर कोई बात नहीं, टेलीफोन डेड हैं तो क्या हुआ, अभी पीर दानिश से डेड तो नहीं है ना।
इस दौरान मैंने देखा पीर दानिश की अक्क में खड़े हुए सूटट बूटट शख्स का हाथ कोट की जेब की तरफ रेंग रहा था। उसकी यह हरकत रहीम गुल से भी मख्फी नहीं थी। रहीम गुल अपने होस्टर से गन निकाले बगैर बुरबियाना अंदाज में महज उंगली हिलाकर गोया किसी बच्चे को शरारत से बाज रखते हुए बोला, ना ना प्यारे ना, दोनों हाथ जेबों से बाहर रखना वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। सूट वाले ने पूरी बात भी नहीं सुनी और हाथ जेब में ले गया। शायद उसे अपने अंजाम की कोई खास परवाह नहीं थी। उसके हाथ में मुझे एक चिपटे और लंबूतरे से टीटी की झलक नजर आई। मैं उससे पहले गन निकाल चुका था, लेकिन रहीम गुल ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि इंतहाई नागुज़ीर हालत में गोली चलाऊंगा। मेरे लिए नागुज़ीर हालत उस वक्त हो सकती थी जब वो ट्रैगर दबाने लगता, यानी मैं उसे मजीद एक आध लम्हे की मोहलत देने के लिए तैयार था। उस दौरान ASI करम ने अजीब कमाल दिखाया। मुझे कम अज कम उससे इस कमाल की तवक्को नहीं थी। वो अधेड़ उम्र था और भारी बदन का मालिक था। मोटे शीशों और मोटे फ्रेम की ऐनक लगाता था। मैं बता चुका हूँ कि वह नीम देहाती और मस्कीन किस्म का क्लर्क दिखाई देता था। उस किस्म की शख्सियतों से इंसान फुर्ती की तवक्को नहीं रखता, लेकिन अकरम ने महज फुर्ती ही नहीं दिखाई, बल्कि मेरे ख्याल में फुर्ती का एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो अपनी जगह से तकरीबन उड़ता हुआ और पीर दानिश के सोफे को पलांगता हुआ उस शख्स तक पहुंचा। उस वक्त वो शख्स गन सीधी भी नहीं कर पाया था जब अकरम ने उसकी कलाई पर कराटे की चाप रसीद की। गन उसके हाथ से छूट कर न जाने कहाँ जा गिरी और वो हल्की सी एक चीख के साथ दूसरे हाथ से अपनी कलाई थाम कर बैठ गया। मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी कलाई टूट चुकी थी। अकरम ने एक लम्हे भी तवक्कुफ नहीं किया। उसका वही हाथ घुमा और शलवार कमीज वाले की पेशानी पर पड़ा, क्योंकि वो भी कमीज के नीचे हाथ डालकर गालबन नेफे में उड़ती हुई गन निकाल चुका था। उसकी पेशानी पर चाप पड़ने का रद्द अमल कुछ ऐसा ही हुआ जैसे हथौड़ा पड़ा हो। वो उलट कर पीछे जा गिरा और वहीं साख्त हो गया। अकरम की फुर्ती तो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी ही, उसका कराटे में इस दर्जा माहिर होना मजीद नाकाबिले यकीन था। मैंने वहीं दम खुद खड़े रहकर वक्त ज़ाया नहीं किया। इस दौरान बाहर से कुछ दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई थी। हालांकि कमरे में कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, लेकिन शायद बाहर वालों को किसी तरह एहसास हो गया था कि अंदर कोई गड़बड़ थी। मैं दरवाजे के करीब ही था। मैं जरा और पीछे होकर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। एक कलशंको बर्दार दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल होने लगा तो मैंने अचानक टांग आगे कर दी। वो टांग में उलझ कर गिरने लगा और मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि इस आलम में ट्रैगर न दबा दे। मैंने उसकी कनपट्टी पर अपनी गन का दस्ता रसीद किया। वो ऊंधे मुंह अपनी कलाशंकोव के ऊपर गिरा और वहीं साख्त हो गया। रहीम कुल दरवाजे की सीध में था। वो भी अपनी गन निकाल चुका था। उसे गालबन कोई और भी दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया था, क्योंकि उसने गन ऊंची करते हुए नहायत बारोब और बुलंद आवाज में हुक्म दिया था, खबरदार अंदर मत आना वरना गोली मार दूंगा। बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें थम गईं। रहीम गुल पीर दानिश की तरफ देखे बगैर उससे मुखातिब हुआ, अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दें, तुम्हारा मकान इस वक्त पुलिस के घेरे में है। अगर अंदर एक भी गोली चली तो मेरे आदमी दरवाजा तोड़कर या दीवारें फांद कर अंदर आ जाएंगे और मैं नहीं कह सकता कि फिर कितनी लाशें गिरें। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। हमारा चौथा साथी ASI उसके करीब ही एक घुटने के बल खड़े होकर सोफे की आड़ में गन ताने हुए था। शायद अब पीर दानिश को दिल ही दिल में तस्लीम करना पड़ा कि मामला कुछ ज्यादा ही संगीन मालूम होता था और उसके मुसल्ला आदमियों का रेवड़ या उसका रोब दाब भी कुछ खास काम नहीं आ सकता था। मैं दरवाजे पर नजर रखने के साथ साथ उसका भी जायजा ले रहा था। मैंने उसकी रंगत मुतगय्यर होते और चेहरे पर कुशलमंदी के आसार नमूदार होते महसूस किए, लेकिन वो अपने रवैये में अब भी कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं था। वो नफरत व हकारत से बोला, लाशें तो जरूर गिरेंगी रहीम गुल, और इनमें तुम्हारी लाश जरूर होगी। उसी लम्हे अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे का पर्दा हिला। मैंने तेजी से अपनी गन का रुख उधर कर लिया, लेकिन उधर से किसी क्लचको बरदार के बजाय पीर दानिश की मां कमरे में आ गई। अपने 6 फुट से निकलते हुए कद और पहलवानों जैसे भारी भरकम वजूद के बावजूद वो नहायत ही हल्के फुल्के इंसानों की तरह गोया हवा के दोष पर हलकोरे लेती हुई अंदर आई थी। उसके दाएं बाएं मौजूद रहने वाली नोखेज सी लड़कियां उस वक्त उसके साथ नहीं थी। गो कि उस वक्त गार्ड मदर की आंखें भी अंकारों की तरह दहक रही थी, लेकिन जब वो बोली तो उसके लहजे में नरमी थी। गो के अंदाज तो मुमकाना ही था। कोई भी गोलियां चलाने और लाशें गिराने की बात न करे। वो हाथ उठाए हुए गोया छोटे छोटे बच्चों को हाथापाई से बाज रहने की तलकीन करते हुए बोली। ऐसा मालूम होता था जैसे वो अब तक कमरे में होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनती रही थी। वो जहां कहीं भी थी शायद तमाम आवाजें उसे पहुंचती रही थी। ये भी वाइद नहीं था कि हमारे उस कमरे में पहुंचते ही वो भी बराबर के कमरे में पहुंच चुकी हो। कमरे का मंजर पहले भी तकरीबन साख्त ही था, अब सुकूत गोया कुछ और गहरा हो गया। गार्ड मदर ने घर में घुमाकर अपने लाडले बेटे की तरफ देखा और हल्की सी डांट पिलाने के अंदाज में बोली, इतनी देर से बक बक किए जा रहे हो, अभी तक तुम्हें इंस्पेक्टर से ये पूछने की तौफीक नहीं हुई कि जो तुम्हें किस इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहता है। गार्ड मदर क्या था, ये पीर दानिश कुछ इस तरह मरऊब और मुअद्दब सा हुआ और सुकड़ा सिमटा सा दिखाई देने लगा जैसे प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में कोई शरीर और फसादी बच्चा किसी से दस्तों गिरबान और
किसी से दस्त गिरेबान हो और अचानक ही हेडमास्टर साहब सर पर आन पहुंचे हो। मां की बात सुनकर उसने गहरी सांस लेकर खा जाने वाली नजरों से रहीम गुल की तरफ देखा और बारो लहजे में पूछा, हाँ तुम मुझे किस इल्जाम में गिरफ्तार करना चाहते हो? फिर उसने गोया मजीद अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी तरफ से इजाफा किया, वारंट है तुम्हारे पास? रहीम गुल के गन वाले हाथ में जरा सी जुम्बश नहीं हुई। दूसरे हाथ से उसने जेब से एक तयशुदा कागज निकाला। उसी हाथ से हवा में झटका देकर उसने उसे खोला और लहराते हुए कहा, इन तकल्लुफात की तुम जैसे आदमियों के मामले में कोई जरूरत तो नहीं होती, लेकिन मैंने एहतियातन ये खाना पूरी भी कर रखी है। यह है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। और जहां तक तुम्हारे जराइम का ताल्लुक है तो उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो शाम हो जाएगी। उनमें से बाज इतने शर्मनाक हैं कि अगर किसी और माँ बेटे के सामने पड़े जाएं तो वो दोनों शर्म से डूब मरेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम दोनों में से कोई भी इतना बागैरत नहीं। पीर दानिश ने एक बार फिर जलाल में आने की कोशिश की। वो बुरी तरह भड़क कर हाथ नचाते हुए बोला, तुम मेरी शान में जितनी गुस्ताखियां कर चुकी हो, तुम्हारी मौत का सामान करने के लिए वही काफी है। लेकिन अगर तुमने मेरी माँ की शान में गुस्ताखी की तो मैं सारी एहतियात बलाए ताक रख दूंगा। और इस दौरान बाहर खटर पटर की आवाजें आने लगी। रहीम गुल पुरस्कून लहजे में बोला, तुम्हारे आदमी कमरे के आसपास जमा हो रहे हैं, उनसे कहो कोई गलत हरकत न करे। ये तुम सबकी जिंदगी का सवाल है। मैं चाहता हूं तुम जिंदा मेरे साथ चलो। रहीम गुल ने दानिश को मुखातिब किया था, लेकिन जवाब उसकी मां ने दिया। वो रहीम गुल से भी ज्यादा पुरस्कून लहजे में बोली, ये तो जिंदा यहाँ से जाएगा और जिंदा ही वापस आ जाएगा। सोचना तो तुम्हें अपने बारे में चाहिए। तुम्हारा ख्याल है मैं बगैर सोचे समझे ही आ गया हूँ। रहीम गुल एक नजर उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया। बाज़-औक़ात इंसान यही समझ रहा होता है कि वो कोई काम बहुत सोच समझ कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी होती हैं। वो किसी ट्रांस में होता है। गार्ड मदर मुलायमत से बोली। बाहर से अब भी दबे दबे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रहीम गुल जरा सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे आदमी समझ रहे हैं कि हम उनके घेरे में हैं, लेकिन उन अहमकों को यह एहसास नहीं है कि ये सब खुद भी पुलिस के घेरे में है। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा तो इस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गार्ड मदर नहायत मुरव्वियाना अंदाज में मुस्कुराई। ये सब इंसान नहीं, रोबोट्स हैं। इन्हें अपनी जिंदगी मौत से कोई दिलचस्पी नहीं। इनके जहन के कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोग्राम फीड किया गया है, और वो ये है कि इनके होते हुए हम माँ बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इनका क्या बनेगा इस बारे में कंप्यूटर को कुछ मालूम नहीं। बहरहाल तुम्हारी बात माकूल है। तुम एक काम करने पर तुले हुए हो और हम माँ बेटा हराम मौत मरना नहीं चाहते, इसलिए मैं इन्हें मना कर देती हूँ। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके बाआवाज बुलंद पुकारा, तुम सब लोग अपनी अपनी जगह वापस जाओ। कोई घर से बाहर न जाए। कोई आदमी उस वक्त तक कुछ न करे जब तक मैं हुक्म न दूं। परेशानी की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बातचीत हो रही है। उसकी आवाज़ यकदम इतनी भारी और गुंजीरी हो गई थी कि उस वक्त वो बगैर लाउड स्पीकर के अच्छे भले मजमा से खिताब कर सकती थी। गार्ड मदर यकीनन बेटे से बहुत मुख्तलिफ हिकमत अमली लेकर सामने आई थी। बाहर कदमों की आहटें दूर जाती सुनाई दी। कमरे में दो आदमी बेहोश पड़े थे। गार्ड मदर ने उनकी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। अलबत्ता उसने इस सूटड बूटड शख्स की तरफ देखा जो अभी तक अपनी कलाई पकड़े बैठा था। कल्पना अपनी कराहें दबाने के लिए उसने निचला होंठ दांतों में दबाया हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना था। तुम भी बाहर जाओ। गार्ड मदर ने उसे हुक्म दिया। वो उठ खड़ा हुआ और बाहर को चल दिया। रहीम गुल ने उसके जाने पर कोई एतराज नहीं किया, लेकिन जब उसके जाने के बाद गार्ड मदर आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने लगी तो रहीम गुल तेजी से बोल उठा, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं। गार्ड मदर के बॉडी गार्ड अपनी जगह साख्त हो गए, लेकिन वो दरवाजे से हाथ हटाए बगैर और पीछे मुड़कर देखे बगैर मुलायमत से बोली, हो सकता है हमें कोई राजदाराना बात करनी पड़ जाए। यहाँ कोई राजदाराना बात नहीं होगी। हर बात ऑन द रिकॉर्ड रह सकती है। रहीम गुल गैर मुतजलजल लहजे में बोला। गार्ड मदर ने गहरी सांस ली और पलटते हुए मुलायमत से बोली, तुम वाकई बहुत जिद्दी नौजवान हो। बाज़ मामलात में जिद्दी होना इंसानियत के हक में भी भला होता है। रहीम गुल ने जवाब दिया, आराम से बैठ जाओ और गन्ने नीची कर लो। मुअज़्ज़ज़ और बड़े लोग संगीन मामलात को भी आराम से बैठकर मुहज़्ज़बाना माहौल में तय किया करते हैं। गार्ड मदर के लहजे में मुलायमत बरकरार थी। मैं ज्यादा बड़ा और ज्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हूँ। रहीम गुल कदरे रुखाई से बोला, एक मामूली सा इंस्पेक्टर हूँ। इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। महज एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। अभी कुछ ही देर पहले तुम्हारा बेटा मुझे मेरी औकात से याद दिला चुका है। तुम्हें दानिश की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये बड़ा जज्बाती बच्चा है। गार्ड मदर ने प्यार भरी सरजश के अंदाज में कहा। इसका 40 साला बनमानस नुमा बच्चा जरा मुंह फुलाकर बोला, मम्मा आप मुझे दूसरों के सामने डिग्रेड मत कीजिएगा, खास तौर पर इस इंस्पेक्टर के सामने। उसने आंखों ही आंखों से रहीम गुल की तरफ इशारा किया। ज्यादा चींची मत करो और खामोशी से बैठ जाओ। गार्ड मदर ने उसे प्यार से डांटा और जरा रूठे रूठे अंदाज में मगर बहरहाल सादत मंदी से बैठ गया। गार्ड मदर हम सब से मुखातिब हुई, तुम लोग भी बैठ जाओ ना, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। रहीम गुल ने गोया उसे समझाने की कोशिश की, तुम अपने लाडले बच्चे को मेरे साथ रवाना कर दो। मैं यहाँ मजीद वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर जरूरी हुआ तो दानिश तुम्हारे साथ चला जाएगा। ऐसी जल्दी भी क्या है?
गार्ड मदर ने गोया उसे तसल्ली दी और अपने लंबे सलीबादे की लंबी सी जेब में हाथ डाला। फौरन हम चारों की गन्नों का रुख उसकी तरफ हो गया। उस औरत से कुछ बाइद नहीं था कि हम लोगों की एक लम्हे की गफलत से फायदा उठाते हुए अपने उस भारी भरकम लिबादे की उससे जंबील नुमा जेब से कोई टीटी या माउजर वगैरह निकालती और पल भर में हम चारों को ठंडा कर देती। वो जिन्नात की नस्ल से मालूम होती थी। उसने हमारे अंदाज पर हल्का सा कहका लगाया। उसका डबल रोटी नुमा हाथ बाहर आया तो उसमें एक सिगार और तिलाई लाइटर बैक वक्त दबा हुआ था। मुझ समेत शायद चारों ने गैर महसूस तौर पर इत्मीनान की सांस ली थी। मैंने अपनी गन का रुख एक बार फिर बाहर की तरफ कर लिया। मैं दरवाजे की ओर से बाहर नजर रखे हुए था। बाहर से होने वाली हर किस्म की जलगार को रोकना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन बाहर अब सुकून था। किसी जलगार के कोई आसार नहीं थे। गार्ड मदर ने नहायत मुशाकिल सिगार की सेलोफेन उतार कर फेंकी, दांतों से एक सिरा तोड़कर थू करके एक तरफ फेंका और खूबसूरत लाइटर से उसे सुलगाकर तवील कश लिया। मैंने सिगार पीने वाली एक आहद औरत जिंदगी में और देखी थी, लेकिन ऐसी माँ और बेटा जिंदगी में पहली बार देखे थे जो दोनों ही सिगार पीते थे। तवील कश लेने के बाद गार्ड मदर इत्मीनान से एक सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। वो दोनों माँ बेटा शाहाना अंदाज में बैठ चुके थे और हम चारों गन्ने संभाले अलर्ट खड़े थे। एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को सख्त अहमक महसूस किया। मुजरिम नहायत मुतमिन और बेपरवाह नजर आ रहे थे, जबकि कानून के मुहाफिज अपने असाब पर बेपनाह बोझ लिए खड़े थे। आखिर बैठ जाने में क्या हर्ज है? गार्ड मदर ने एक बार फिर मुलाहिबे से पूछा। आखिर तुम क्यों हमें बिठाने पर तुली हुई हो? हम कमरे में खड़े हैं, इलेक्शन में तो नहीं खड़े। क्या हमें बिठाना तुम्हारी नजर में इतना जरूरी हो गया है? रहीम गुल भी वैसी ही मुलाहिमे से बोला। गार्ड मदर ने अपने पहलू में जैसे कंधे उचकाए और सिगार का मजीद एक कश लेकर बोली, असल में तुम्हारा कसूर नहीं। तुम नौकर पेशा लोगों को खड़े रहने की कुछ ज्यादा ही आदत होती है। मैं चाहती थी हम सब मुअज़्ज़ज़ लोगों की तरह आराम सुकून से बैठकर बातचीत करें और इस मसले को हल करें। तुम्हारे ख्याल में यहाँ कौन सा मसला है जो हल तलब है? रहीम गुल ने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। हमारा वाहिद मसला तो इस वक्त सिर्फ तुम हो, गार्ड मदर ने साफ गोई से कहा, और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम्हें यक ब यक दानिश को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पेश आ गई है और इससे तुम्हें क्या हासिल होगा। रहीम गुल ने थके थके अंदाज में गहरी सांस ली। अगर तुम्हें कानून, इखलाकियात और मुआशरती निज़ाम के बारे में ज़रा सा भी शऊर है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस का महकमा क्यों बनाया गया है और मुजरिमों को क्यों पकड़ता है। गार्ड मदर ने एक लम्हे के लिए सर झुका लिया और सिगार को उंगलियों में घुमाते हुए गौर से देखती रही। फिर सर उठाकर गहरी सांस लेकर बोली, बाज़ पुलिस अफीसर जब जवानी में पुलिस के महकमे में आते हैं तो उनके दिमागों में इस किस्म के बहुत से खन्नास होते हैं। वो माशरे की इस्लाह, कानून की सरबुलंदी और इस तरह की दूसरी न जाने क्या क्या ख्वाब व ख्याल की बातें दोहराते रहते हैं, लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। नमक की कान में नमक हो जाते हैं। उन्हें पता ही चल जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बात ठीक नहीं भी होते। रहीम गुल ने लुकमा दिया। गार्ड मदर गोया उसकी बात सुने बगैर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, आइडियलिज्म का शिकार लोग अब बहुत कम पाए जाते हैं। मेरी मुलाजमत 7 साल पुरानी हो चुकी है। रहीम गुल ने उसे मुतल्ला किया। और मेरी स्पेशलिटी ऐसी ही लोगों पर हाथ डालना है जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मादर पितर आजाद हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। मैं ऐसे ही लोगों को पकड़कर रूहानी खुशी महसूस करता हूँ। इसलिए अभी तक सिर्फ इंस्पेक्टर हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू में DSP भर्ती हुआ था। अब तक मुझे SSP हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी दयानतदारी के खन्नास से बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने के शौक की वजह से डिमोट होकर इंस्पेक्टर हो गया हूँ। पुलिस के महकमे में इस किस्म की मिसाल शायद ही कहीं और मिलती हो। यकीन नहीं आता कि तुम जैसे पागल आज के दौर में पाए जाते हैं। गार्ड मदर ने मुतासफाना अंदाज में सर हिलाया। न सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि मुख्तलिफ महकमों में भी घुस आते हैं। ये कुदरत का अपना एक निज़ाम है। रहीम गुल ने संजीदगी से जवाब दिया। खैर अब तुम हमारे गले पड़ ही गए हो तो हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। गार्ड मदर के लहजे में एकदम ही सर्दमहरी और तीखापन छलकाया। चंद लम्हे के लिए उसके लहजे में जो खुशगवारी आई थी वो अचानक ही गायब हो गई। तुम जैसे अहमक और कोई कारनामा कर गुजरने के शौकीन लोगों से यूं तो किसी भी हमाकत की तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन मुझे यकीन है दानिश पर हाथ डालने का फैसला तुमने फिर भी बहुत सोच समझ कर किया होगा। अपनी दानिश में तो मैं हर काम ही बहुत सोच समझ कर करता हूँ। रहीम गुल ने जवाब दिया। तुम्हें यह भी मालूम है कि आदमी को गिरफ्तार कर लेना और बात है, उसके जुर्म को साबित करना और बात। वो नीम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी हाँ मुझे मालूम है मलका आलिया। रहीम गुल बज़ाहिर मुअद्दबाना लेकिन दरहकीकत इस्तेज़ाइया अंदाज में गर्दन को खम देते हुए बोला, ज्यादा कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं। फिर दानिश को राया। गार्ड मदर ने एक बार फिर उसे प्यार भरे अंदाज में डांटा। मैंने तुम्हें खामोश रहने के लिए कहा था। ये मामला तुम्हारे बोलने के नहीं है, इनमें सिर्फ मुझे ही बोलने दो। फिर दानिश खूनखार नजरों से रहीम गुल को घूर रहा था। गार्ड मदर दोबारा रहीम गुल की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोली, इल्जामात की फहरिस्त तुम बहुत लंबी बता रहे हो। तुमने यकीनन खातर ख्वाह सबूत जमा कर लिए होंगे। जाहिर है, रहीम गुल बोला, मैं आइडियलिस्ट जरूर हूँ लेकिन अहमक नहीं हूँ। दूसरे सबूत तो अपनी जगह, लेकिन मेरे पास तो एक चलता फिरता जिंदा सलामत सबूत भी मौजूद है। आखिर मुझे यूं ही तो तुम्हारे चहेते बेटे की गिरफ्तारी का वारंट नहीं मिल गया। उसने अपनी जेब थपथपाई जिसमें वो वारंट वापस रख चुका था।
और जिसे किसी ने भी एक नज़र देखने की जहमत नहीं की थी। सिर्फ मुझे मालूम था कि वो वारंट जाली था, वो रहीम गुल की अपनी कारीगरी थी। उसका कहना था कि फिर दानिश जैसे आदमियों से निपटने के लिए हर हरबा जायज था, चलता फिरता जिंदा सलामत सबूत। गार्ड मदर ने ज़ेर लब धुराया। मेरे ख्याल में रहीम गुल को इस सूरत हाल में भी अपनी जुबान और अपने असाब पर बड़ा काबू था, लेकिन ये चलते फिरते और जिंदा सलामत सबूत वाली बात वो खामखा ही कर गया था। लेकिन जहाँ बक बक ज्यादा होती है वहाँ कोई ना कोई गैर जरूरी बात बहरहाल जुबान से निकली जाती है। फिर दानिश अपनी जगह बैठे बैठे एक बार फिर बेताब होकर चिल्लाया, मैं समझ गया हूँ, ये सब उस हरामजादे अफजल चौधरी की बदमाशी है। तुम भी उसी के बल बोते पर ज्यादा कर रहे हो। मुझे पता चला है तुम्हारी उससे दोस्ती है। वो रहीम गुल से मुखातिब था। फिर उसने अफजल चौधरी को 2-3 और मोटी मोटी गालियां दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, दिल चाहा कि गन की नाल उसकी कनपट्टी पर रखकर उसकी खोपड़ी उड़ा दूं। लेकिन मसला ये था कि मैं उस वक्त अफजल चौधरी नहीं, सब इंस्पेक्टर नसीर था। अफजल चौधरी को गालियां पड़ते सुनकर सब्र करना ही मेरे लिए बेहतर था। रहीम गुल ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र बदस्तूर फिर दानिश पर जमी रही और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी मोटी मोटी गालियां मत दो, एन मुमकिन है उस तक पहुंच जाए। तुम ही पहुंचाओगे और कौन पहुंचाएगा? फिर दानिश जल कर बोला, बल्कि एन मुमकिन है तुमने अपनी जेबों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात छुपा रखे हों, जिनकी मदद से वो सारी कार्रवाई अपने दफ्तर में बैठा सुन रहा हो। इस किस्म की बीमारियां तुम्हें लाहक हैं। मैं इतने तरद्दुद में नहीं पड़ता। रहीम गुल मुंह बनाकर बोला, वैसे भी अफजल से मेरे ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि मैं उसे अपने फराइज में टांग अड़ाने का मौका दूं। लेकिन अगर तुम उससे उलझोगे या उलझ चुके हो या उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई कारआमद सबूत हुआ तो मैं उसे भी अदालत में लाने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर गले के तवक्कुल से बोला, वैसे तुम हो तो बड़ी जहन्नमी किस्म की मखलूक, इस काबिल तो नहीं हो कि तुम्हें कोई दोस्ताना या मुखलसाना मशवरा दिया जाए। उसके बावजूद मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं कि तुम अफजल चौधरी से ना उलझना। तुम जितने लोगों से उलझ चुके हो और जितनी चीज़ों में तुम्हारी टांगें फंसी हुई हैं, इतना ही काफ़ी है। ये सब कुछ तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। फिर दानिश ने उसकी बात से खौफजदा या फिक्रमंद होने के बजाय एक बुलंद आहंग कहका लगाया और खुश दिली से बोला, जब फांसी के तख्ते पर चढ़ना ही ठहरा तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इंसान क्या करे और क्या ना करे। जब मरना ही मुकद्दर हो तो फिर दिल के अरमान निकाल कर मरना चाहिए। तुम जैसे तमाम टेढ़े दिमाग वालों और इब्लीसी फितरत रखने वालों की यही ज़हनियत होती है कि जब मरना ही है तो दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर मरो। हालांकि इंसान ये भी सोच सकता है कि मौत तो मुकद्दर हो ही चुकी है, आखिरी लम्हों में ही तो 4 नेकियां कर ली जाएं, शायद गुनाहों का बोझ रत्ती 2 रत्ती कम ही हो जाए। लेकिन तुम जैसे लोगों का चूंकि खुदा और आखिरत पर यकीन नहीं होता, इसलिए मरते मरते भी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा शर फैलाकर मरना चाहते हो। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि तुम जैसे लोगों को जितनी भी जल्द मुमकिन हो सके दूसरी दुनिया की तरफ रवाना कर दिया जाए। तुम जैसे लोग जितनी जल्दी जहन्नम रसीद होते हैं, दुनिया में फसाद कम होने की उम्मीद उतनी ही कभी होती है। ए मौलवी साहब, गार्ड मदर ने इस्तिज़ाहिया अंदाज में उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तुम यहाँ दानिश को गिरफ्तार करने का शौक पूरा करने आए थे। मौका मिलते ही तुमने वाज शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे बगैर दाढ़ी के चेहरे के पीछे कोई मौलवी छुपा हुआ है। मैं मौलवी कहाँ हो सकता हूँ, मैं तो बहुत गुनहगार सा इंसान हूँ। फिर दानिश को गिरफ्तार करने का भी मुझे कोई शौक नहीं है। इसके अमाल और मेरे फ़र्ज का तकाजा है कि मैं इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूँ। रहीम गुल ने नहायत मतानत से और पुरवकार से लहजे में कहा, बस तो फिर असल मौजू पर बात जारी रखो, इधर उधर की क्या ज़रूरत है। गार्ड मदर बोली, बात आखिर कब तक जारी रहेगी? रहीम गुल कदर बेजारी से बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे इस चहेते को गिरबान से पकड़ कर घसीटता हुआ ले जाऊँ। बातें बहुत हो चुकी, अब तुम इसे लालीपाप देकर मेरे साथ भेज ही दो। गिरबान पकड़कर घसीटने की बात पर गार्ड मदर और फिर दानिश दोनों की रंगत एक लम्हे के लिए मुतगय्यर हुई, लेकिन फिर दानिश कुछ नहीं बोला। गार्ड मदर भी नरम लहजे में बोली, लालीपाप मैं इसे नहीं तुम्हें देना चाहती हूँ। देखो, हम इस मौजू पर कई जावियों से बात कर चुके हैं, अब एक और जाविये से भी बात कर लेते हैं। अगर रुपए पैसे का मसला है तो इसके लिए इतने घुमाव फिराव की जरूरत नहीं, आराम से बैठकर सीधी तरह बात हो सकती है। ओह मेरे खुदा। रहीम गुल ने एक तवील सांस ली। उसके तने हुए कंधे एक लम्हे के लिए ढीले पड़ गए। जिस मौजू से मैं बचना चाहता था, आखिरकार तुमने उसे खींच खांच कर दरमियान में ले ही आई। जहाँ पुलिस होगी वहाँ रुपए पैसे की बात तो होगी, गार्ड मदर बोली, लेकिन जहाँ रहीम गुल होगा वहाँ रुपए पैसे की बात नहीं होगी। रहीम गुल के अल्फाज गोया पत्थर पर लकीर थे। रहीम गुल की बातों के दौरान उस वक्त मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसमें मेरी रूह समा गई थी। शायद इसीलिए मेरी उससे इतनी गहरी दोस्ती इस्तवार हो चुकी थी। उसके और मेरे इनकार और नजरियात बहुत मिलते थे। दोनों गुनाहगार से इंसान होते हुए भी अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कोशिश थे। देखो, जिद ना करो। गार्ड मदर के लहजे में बैक वक्त हल्की सी इल्तिजा भी थी और मुबहम सी धमकी भी। तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतनी तैयारी करके इतना लाव लश्कर लेकर महज इसलिए आया हूँ कि तुम माँ बेटे के साथ इतनी देर बक बक करने के बाद रकम लेकर बेशर्मों की तरह रुखसत हो जाऊँ? रहीम गुल गोया उसकी जहनियत पर तरस खाते हुए बोला, इस किस्म के एहतमाम और इंतजाम सिर्फ अपनी कीमत बढ़ाने के लिए होते हैं। गार्ड मदर इत्मीनान से बोली, तुम अपनी कीमत बोलो, बल्कि मुंह मांगी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी।
हम तो पहले भी बड़ी मुनासिब हद तक तुम्हारी खिदमत करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अगर तुम मुंह मांगी कीमत लेना चाहते हो तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा महसूस हुआ कि रहीम गुल आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देगा, लेकिन उसने जब से काम लिया खुद मेरे हाथ में बड़ी देर से खुजली सी हो रही थी, लेकिन यहाँ हाथापाई और धींगा मुश्ती वाले हालात नहीं थे। यहाँ अगर कोई झगड़ा शुरू होता तो गोलियां ही चलनी थी, थप्पड़ लाते और घूंसे वगैरह नहीं। कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है। रहीम गुल बुर्दबारी से बोला, तुम जैसे लोग इस तरह की बात कुछ इस अंदाज से करते हो जैसे उन्हें यकीन हो कि इस दुनिया में हर इंसान बिकता है। हाँ, इस दुनिया में हर इंसान बिकता है, गार्ड मदर बिला तामुल बोली। फर्क सिर्फ कीमत का होता है। बाज इंसान सिर्फ इसलिए बिकने से रह जाते हैं कि उनकी वो कीमत नहीं लगाई जाती वो जो चाह रहे होते हैं। मैं तुम्हारी वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारे दिल में है, बोलो तो सही। अच्छा तो फिर सुनो, मेरी कीमत यह है कि तुम अपनी तमाम दौलत और जायदाद उन लोगों में या उनके लवाहिकीन में तकसीम कर दो जिनकी जिंदगियां तुम्हारे बेटे की वजह से बर्बाद हो गई हैं या जो इसके इशारे पर कत्ल कर दिए गए। मुझे एक पैसा भी मत दो। तुम दोनों माँ बेटे अपनी तमाम दौलत और जायदाद उन लोगों में बांट दो। मैं पीर दानिश को छोड़ दूंगा। तुम दोनों माँ बेटा खाली हाथ छाड़ कर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करो। रहीम गुल ने संजीदगी से जवाब दिया। गार्ड मदर ने इस्तेज़ाइया अंदाज में हल्का सा कहका लगाया और आंखें सुकेड़ते हुए सिगार का एक गहरा कश लेने के बाद बोली, अफसानवी बातें मत करो, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी नसीहत फजूल है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स असल में यही है, अफसानवी आदमी बनने की कोशिश करना। मुझे उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ती। रहीम गुल मुस्कुराया। मैं बना बनाया ऐसा ही आदमी हूँ जो आज के दौर में तुम जैसे लोगों को अफसानवी लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम अफसानवी से आदमी की अफसानवी सी कीमत लगा देंगे। शायद इतनी कीमत आज तक किसी इंस्पेक्टर की नहीं लगाई होगी, मगर अब तुम इतने भी ज्यादा अफसानवी मत बनो कि हमारी तमाम दौलत जायदाद न जाने किन किन अनदेखे अनजाने लोगों में बांटने की बातें करने लगो। अगर तुम्हें पीर दानिश को यहाँ छोड़कर जाना गवारा नहीं है तो ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो। मैं इसे तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, लेकिन सुबह से पहले इसे घर होना चाहिए। सुबह से पहले ही तुम्हारी मतलूबा रकम का ब्रीफ केस तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। दानिश की हिरासत में लिए जाने की खबर प्रेस में नहीं आनी चाहिए। गार्ड मदर ठहरे ठहरे लेजम बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ कोई सौदा ही नहीं हो रहा तो तुम क्यों अपना शरायतनामा लिखवाने पर तुली हुई हो। मैं तुम लोगों से झूठे मुंह समाजी मर्तबे का लिहाज करते हुए काफी वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारे इस जाली पीर को आदि मुजरमों की तरह ही घसीटता हुआ ले चलूं। इसे कहो कि अब उठकर मेरे साथ चले। रहीम गुल ने गन को हरकत दी। गार्ड मदर के सुकून और तहम्मुल में अब भी कोई फर्क ना आया। वो उसी तमकने से बोली, आखिरी बार सोच लो इंस्पेक्टर, तुम अपने महकमे के आखिरी आदमी नहीं हो। तुमसे ऊपर बहुत ऊपर तक लोग होते हैं और उन सबको तुम्हारी तरह अफसानवी बनने का शौक नहीं है। पिछले दिनों हमें कस्टम में तुम जैसा एक अफसानवी आदमी मिला था। हमारा एक काम फंसा हुआ था। हमने एक नई मर्सिडीज की चाबियां उसके सामने रखी और उससे कहा, प्यारे अफसर, सिर्फ 1000 रुपए में ये मर्सिडीज तुम्हारी हुई। वो गधा नहीं माना। उसका ख्याल था कि वो नहीं मानेगा तो हमारा काम रुका रहेगा। ऐसा नहीं हुआ। उसने मर्सिडीज 1000 रुपए में नहीं ली। इसमें अफसोसनाक किरदार छोटे अफसर का नहीं, बड़े अफसर का है। रहीम गुल इत्मीनान से बोला। इस किस्म के तो 20 किस्से रोजाना मेरे इल्म में आते रहते, लेकिन मैंने उनसे मुतासर होकर आज तक अपनी रविश नहीं बदली। फिर एक लम्हे खामोशी के बाद वो अल्फाज पर जोरा जोर देते हुए बोला, एक बात और याद रखना खातून, मैं ओहदे के लिहाज से जरूर छोटा अफसर हूँ, लेकिन औकात के लिहाज से छोटा नहीं हूँ। मेरे बारे में जब भी कुछ करने लगो बहुत सोच समझ कर करना। ऐसा ना हो कि तुम्हें इस पर पछताने का मौका भी ना मिल सके। फिर वो पीर दानिश की तरफ मुड़ते हुए बुरी तरह कर जा, चलो उठो। उसके लहजे और अंदाज में कुछ ऐसी बात थी कि पीर दानिश शायद गैर इरादी तौर पर उछल कर खड़ा हो गया था। उसने स्कूल के बच्चे की तरह माँ से पूछा, मामा चला जाऊं?